हेलो दोस्तों, मैं वसंत नितनकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिन से मेरे वीडियो नहीं आए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और कई सारे इसके रीज़न भी है, और बीच-बीच में मैंने 1-2 वीडियो डाल भी दिए थे। और हुआ यूँ कि कभी कोरोना का माहौल भी था, कई दिनों तक चला ये, लगभग तकरीबन 2 साल तक ये माहौल चला। अब लगभग हम इस माहौल से तो हम अभी संवर चुके हैं। लेकिन फिर भी अब दुनिया जब एक मुसीबत से जब निकलती ही जा रही थी, तो अब दुनिया के सामने और एक नया संकट उभरते हुए दिख रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के रूप में जो हम अभी ये जो युद्ध देख रहे हैं। तो दुनिया के सामने एक नई समस्या उभरी है। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि रशियन जो है, तो काफ़ी कई मर्तबा कह चुका कि मैं यूक्रेन पर अभी कभी भी हमला कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया ने इसे थोड़ा हल्के रूप में लिया, इसके हल्के से लिया, और ज़्यादा हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इनमें जो कशमकश चल रही है, अब इसके अगर हम यूक्रेन और रशिया, ये इनमें क्यों इतनी भिड़ंत हो रही है, जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में यदि हम सोचें, तो इसके कहीं इतिहास के पन्नों में हमें जाना होगा। और अगर मैं आपको पूरा इसका अगर या लगभग सबको ही पता है कि ये इसका खास कारण क्या है, लेकिन इसके अगर हम अंदर झाँक के देखें, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। तो अगर इतना अगर मैं आपको सबको अगर इसका पूरा विवरण दूँ, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा, तो धीरे-धीरे इसकी भी पुष्टि होते जाएगी। तो अभी रशिया ने जो अभी युद्ध छेड़ा यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन भी इसका एक जो कारण है कि जो यूक्रेन जो कह रहा है कि अब मुझे नाटो इस देश में शामिल होना चाहिए। ऐसी मांग वो तो कई सालों से कर रहा है, जबकि 1940 या 39 में जो नाटो देश की जो स्थापना हुई थी, इसमें शुरुआत में पहले कुछ 10-12 देश हो गए। तो फिर धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और अब तक की जो हम देख रहे हैं, इसमें 30 लोगों का पूरा इनका मिलिट्री समूह है, पूरा मिलिट्री देश। तो अब इसके साथ यदि उसमें यूक्रेन यदि इसमें अगर आता है, तो ये 31वाँ देश बन जाएगा। और बस यही बात रशिया को खटकी। और रशिया के जो वज़ीर आज़म हैं पुतिन, अब ये काफ़ी थोड़े थोड़े कड़क इंसान हैं। तो ये बात ये इनको सहन नहीं हो पाई, और उन्होंने कई मर्तबा कहा कि मैं यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला हूँ। तो किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जो आज जो हम इसका नतीजा जो देख रहे हैं, वो आपके सामने है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और जैसे ही हमला शुरू होता है, 24 तारीख से शायद हमले की शुरुआत हुई थी। आज का जो दिन है, ये 14वाँ दिन है इस हमले का। तो कई सारे बैठकें भी हुई, यूएनएससी की भी बैठक हुई, और कई मर्तबा इसके बीच बैठकें भी हुई, लेकिन इन सबको पुतिन साहब ने दरकिनार कर दिया। उन्होंने एक किसी की नहीं सुनी। और जायज़ भी है, क्योंकि यूक्रेन अगर इसके इतिहास के पन्नों में थोड़ा
झाँक के देखो तो यूक्रेन भी ये एक रशिया का ही एक भाग था। उसके बाद क्रीमिया जो ये पूरा इनका जो सोवियत संघ जो कहे जाता है, तो ये पूरा उनका ही एक भाग था जिसमें रशिया ने 2014 में क्रीमिया के ऊपर हमला करके उसको स्वतंत्र रूप से घोषित किया था। उसके बाद अभी जो दोनेक्स और लुहांस, इनको भी रशिया ने अभी स्वतंत्र रूप से घोषित किया है। और आज जो हम इसका जो आज हम मंजर देख रहे हैं, तो अभी ये जो भीषण युद्ध चल रहा है, तो ये काफ़ी पूरे यूक्रेन में कोहरा ही कोहा कोहरा ही कोहरा, और पूरे यूक्रेन के आकाश में गुब्बारे गुब्बारे ही गुब्बारे नजर आ रहे हैं। और आज तक अगर इसके अगर हम अगर टीवी या न्यूज़ चैनल के अनुसार खार्किव हुआ या खेरसेन हुआ, ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब धीरे धीरे रशिया कीव के आसपास लगभग मतलब आ ही गया, कीव के आसपास, तो ये तो पक्की बात है। तो अब नतीजा इसके बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है, जिनका जो नाम है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, कई मर्तबा पुतिन साहब के साथ इन्होंने बात भी की, जो इमैनुएल जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, लेकिन इतना कोई फर्क नज़र नहीं आया। और हमारे जो अब इसी बीच जो अपना इंडिया देश जो है, इसमें काफ़ी बड़े शिद्दत के साथ इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ भारतीय छात्र भी इसमें फंसे हुए थे। तो अभी इंडिया पूरी तरह, लगभग इंडिया पूरे भारतीय छात्रों को निकालने में पूरी तरह कामयाब तो हुआ है, और थोड़े बहुत जो भी रह गए हैं, तो इसके लिए भी भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जो अभी फिलहाल सुमी में फंसे हुए हैं। तो लगभग मतलब भारतीय छात्र पूरी तरह इसमें से निकल चुके हैं, जबकि भारत की ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है भारत सरकार के खास तौर पर, और खास तौर पर मोदी साहब की। तो अभी आगे ये जो युद्ध चल रहा है, अब इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका तो जो नतीजा है, ये फिलहाल तो अभी कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि अब रशिया कह रहा है कि मैं पहले जो रशिया ने कहा था कि मैं परमाणु बॉम्ब जो कि पुतिन साहब ने धमकी दी है। अब यदि परमाणु बॉम्ब यदि पुतिन साहब यदि अगर यूक्रेन के ऊपर डालता है, तो ये एक दस्तक है आने वाले थर्ड वार की। और मैं ईश्वर से, मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। ईश्वर से मेरी गुजारिश है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें तबाह हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर यदि, हालांकि यूक्रेन ये जो देश है, ये एक मोहरा है, जबकि रशिया ये अमेरिका को अप्रत्यक्षित अमेरिका को कहना चाहता है, जबकि नाटो देश है। तो यदि अगर नाटो अगर इसमें शामिल होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रीत्या इसमें नाटो यूक्रेन को हथियार भी काफ़ी भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा है, लेकिन सीधा सीधा डायरेक्टली आते हुए नहीं दिख रहे, जो पोलैंड के जरिए। लेकिन और ये रशिया को अच्छी तरह पता है, और इसीलिए रशिया के टारगेट पर अब नाटो के भी देश आ रहे हैं। तो अगर, और इसी का अगर नाटो अगर थोड़ी भी, अगर नाटो देश या अमेरिका अगर थोड़ी भी हिमाकत करते हैं, तो रशिया परमाणु बम या जैविक बम इसका प्रयोग कर सकता है। और यदि परमाणु बम का यदि इस दुनिया में अगर अगर यदि प्रयोग अगर किया या उनके ऊपर डाल दिया, तो इसकी जो तपिश है, इस तपिश से ही 10 करोड़ लोग मरेंगे। मतलब मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा लगा, वैसा परमाणु बम
डालना इतना आसान तो नहीं होता क्योंकि यूनियन हुई होती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। एक आपको एक सजेशन दे रहा था, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये युद्ध यहीं खत्म हो जाए और आपस में यूएन जो भी बैठक है इनमें पूरी तरह समझौता हो। यही मेरी ईश्वर से शुभकामना है। इसके साथ मैं अपना अगला जो वीडियो मेरा आएगा, तो मैं और भी इसमें कई मुद्दे मैं आपको काफ़ी बताऊंगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्ते।